टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। खेर साहब, आपकी तारीफ इसलिए भी होती है और होनी भी चाहिए। पर आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। आप ये आपने इंट्रोडक्शन यू अर्नड इट एक्चुअली। आपकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपने कभी कुछ छिपाया नहीं। बाल नहीं है तो नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं है, चाहे वो बात रिश्तों की हो, घर परिवार की हो। हम देखते हैं आप किस तरीके से अपनी मदर के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। विचारधारा हो, कोई चीज आपने नहीं छुपाई, जो दिल में था आपने वो बोल दिया। अब ये बताइए कि जैसा दिखता है वैसा दिखाने में फायदा है या नुकसान? नहीं, फायदा ही है जी। मैं अपने मन पर बनावट का बोझ लेकर क्यों चलूं? लोग दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं पहले अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूं कि जो मैं कहता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो मेरी विचारधारा है, जो मैं विचारधारा मतलब सोच से बनती है, विचारधारा प्लानिंग से नहीं बनती है। और मेरे दादाजी कहते थे कि सच बोलना सबसे आसान होता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम हो वो हो। तो मुझे इस बात से कभी परेशानी नहीं हुई कि जो सच है उसको बोल देना चाहिए। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को सच आपका पसंद नहीं होता, पसंद नहीं आता। बट मैं कैसे उस रास्ते पे चलूँ जो मुझे मतलब झूठ का रास्ता लगता है। ये कोई प्लानिंग नहीं हुई है। आप जानते हैं कि जीवन जब हम जीते हैं तो उसमें प्लानिंग नहीं होती है। जीवन जीते चले जाते हैं और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर लोग कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप ऐसे रास्ते पे चले गए। मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं और जब हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप वो बात कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं वो बात कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। अब उसमें ज़रूरी है कि कुछ लोग परेशान होंगे तो ठीक है, उनकी किस्मत में परेशान होना है, मगर मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं, आपने कहा बाल नहीं है, मैं बिना बालों के फिल्मों में आया। उस ज़माने में बाल 81 की बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई पहुँचा था 3 जून 1981 को। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल लेकर गया था। आप विनोद जी, आप तब से जानते हैं मुझे। और बॉम्बे पहुंचा तो पता लगा कि यहाँ पर गोल्ड मेडल से ज़्यादा या मेरी नॉलेज से ज़्यादा हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे एक सेक्रेटरी टाइप थे, अशोक पंजाबी जी, उन्होंने कहा कि आप विग पहन लीजिए। मैंने कहा मैं विग पहनूंगा तो मैं कोई और बन जाऊंगा, तो मैंने नहीं पहनी। जब 28 साल की उम्र में मुझे भट्ट साहब ने 65 साल के बुजुर्ग का रोल दिया सारांश फिल्म में। हो सकता है कि मेरे बाल होते तो वो रोल नहीं मिलता मुझे। एपिक रोल है, एपिक रोल, एपिक रोल है जी। कि साहब एक आरोप आप पर लगता है कि पिछले 10 साल से ऐसा लग रहा है कि अनुपम खेर जी बीजेपी के अनभक्त हैं और ये कहा जाने लग गया कि बीजेपी की आप चापलूसी करते हैं। अच्छा, ये आरोप है तो आरोप तो गलत भी हो सकता है। हम सब जब देश आज़ाद हुआ था, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम, वी ओनली न्यू वन पार्टी। कौन सी पार्टी थी वो? एक ही पार्टी थी। जब 27 मई 1964 को पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, मैं 5वीं क्लास में था। मुझे याद है एग्जैक्टली वो कौन सा कॉर्नर था जहाँ पर मेरे आँख में आंसू आए थे। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम सब उन्हीं को वोट देते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे अंदर के जज्बात सडनली चेंज हो गए। Yes, when in 2014 Mr. Modi became the Prime Minister of the country, I saw hope in it, hope in our country. उससे पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं उसमें खुद शामिल हुआ था और वो डिज़ास्टर हुआ बाद में आगे जाकर। एंड एक आशा की किरण लेकर आई नई पार्टी। उससे सिर्फ 2 मेंबर थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। पार्लियामेंट में सिर्फ 2 लोग थे। और जब भी अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे एक बारी, तो 1 वोट से 11 दिन के बाद शायद उनकी सरकार गिरा दी गई थी। तो ये जो प्यार जागा है, ये किसी चीज़ को देख के नहीं जागा। सडनली ख्यालात चेंज नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि देश ने पिछले 11 सालों में बहुत तरक्की की है। देश की छवि विदेश में बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी थका हुआ देखा ही नहीं।
मैंने कभी उनको उबासी लेते देखा नहीं। अब ये हो सकता कि आप कहें कि ये तो उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अंदर कमरे में उबासी लेकर बाहर आते होंगे, बट एट द एंड ऑफ इट ही इज़ अ 74-year-old मैन and he is only talking about the goodness of the country. I have never seen him going abroad and saying anything against the country. तो मैं क्यों नहीं मतलब मेरे को एक नागरिक होने के नाते जिसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये आरोप नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि ये सच बोलता है। आप सब एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब आप बताइए कि क्या इन पर आप ये आरोप लगा सकते हैं? क्या विद्यार्थियों के लिए उन्होंने नहीं किया? क्या आज हमारी स्पोर्ट्स पर हमारे नए नए स्पोर्ट्स कलाकार जब भी बाहर जाते हैं आते हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है? जहाँ पर हम सिर्फ एक तांबे का या एक कांसे का पदक जीतते थे, आज हम स्वर्ण पदक जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया को बनाया है। एस्पिरेशन, आज सबके मन में कुछ करने की गुजर है। मैं मानता हूँ कि मैं क्लर्क का बेटा था, मैं अपनी मेहनत से पहुँचा जहाँ भी पहुँचा, लेकिन अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप में से भी कुछ भी करके कुछ बन सकते हैं। ये मेरी बात नहीं। साहब, एक छोटा सा फैक्ट का बड़ा हम्बली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। 1984 में अनडाउटेडली बीजेपी का बहुत अमेजिंग राइज है, लेकिन 84 में जो 2 सीटें आई थी वो अटल जी और वाजपेयी जी की, बल्कि एक गुजरात और एक आंध्र प्रदेश से थी। खैर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हिंदू सरकार, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, इमरजेंसी, हर वो फिल्म जिसकी कहानी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, उसमें एक चीज कॉमन है, वो है अनुपम खेर। लाया क्या? बट क्या ये झूठ है, ये कहानियां? आप बताइए, क्या इमरजेंसी आपके ऊपर आरोप लगता है? मैं इसलिए पूछ नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा अगर 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री महिलाओं की शौच प्रॉब्लम के बारे में बात करे और उस पर हम एक फिल्म बनाएं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो क्या ये गलत है? क्यों लोटा लेके महिलाएं सुबह 4 बजे जाएं शौच करने? क्या इमरजेंसी नहीं थी? अब अगर जो बन रहा है उस पर क्यों नहीं काम करें? और मतलब क्या 32 साल तक कश्मीर के हिंदुओं की प्रॉब्लम को दबा के रखा गया था? 32 साल तक, आपको भी पता है, सबको पता है। 19 जनवरी 1990 को 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी थे, वो उनको निकाला गया था। मस्जिदों से उनको बोला गया था कि आप निकलो, अपनी बहुओं को, बेटियों को छोड़कर जाओ, उसको दबा के रखा गया। तो क्या कश्मीर फाइल्स नहीं बननी चाहिए थी? बिल्कुल बननी चाहिए थी। क्या जो है वो, क्या हॉलोकास्ट पे फिल्में नहीं बनी हैं? जो जूस के साथ हिटलर ने किया था उस पे फिल्में नहीं बनी हैं? ये आरोप नहीं है, तो आपको मुझे तमगे देने चाहिए कि आपने उन सब रेलेवेंट फिल्मों पे काम किया है। साहब, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 1971 वॉर की जीत हो, मनरेगा हो, आरटीआई हो, जिसमें कांग्रेस के अचीवमेंट्स हैं, उस पे खेर साहब क्यों नहीं फिल्मों में आते हैं? वो वाली फिल्में क्यों नहीं बनाते? देखिए, मैं अपने पैसे खर्च कर, बेटा तुम सोच के जब तालियां बजाओ गलत टाइम पे ताली मार रहे हो। गुड सर। देखिए, मैं एक्टर हूं। मैंने तन्वी द ग्रेट बनाई क्योंकि मुझे अच्छाई पर एक फिल्म बनानी थी, मुझे आर्मी पे एक फिल्म बनानी थी, मुझे ऑटिस्टिक इंसान पे एक फिल्म बनानी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें अलग अलग काम, मैंने विलन के रोल किए हैं। तो उसका मतलब अगर कोई जो फिल्म नहीं बन रही है उसमें मैं कैसे काम कर सकता? अगर बनेगी तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। इट्स माय जॉब टू डू एज एन एक्टर, आई विल डू एनीथिंग। मेरी लाइफ की 5 परफॉर्मेंसेज में से अगर एक परफॉर्मेंस मैं चुनूं, वो है मनमोहन सिंह जी का। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो चित्रण किया, आई एम एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू जी। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बट आने वाला है। वो बट आएगा क्योंकि आप जानते हैं मुझे